हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस मेनिया। आज हम जानेंगे G20। जी ट्वेंटी आपने बहुत बार G20 टीवी न्यूज़ चैनलों में और पेपर मैगजीन में पिछले एक साल से आप G20 के बारे में आप सुन रहे होंगे। G20 18th समिट, जो G20 का 18वां सम्मेलन है, वो भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है। और भारत इस G20 सम्मेलन को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। क्या चीज़ G20 सम्मेलन से भारत को मिलने वाला है और G20 का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव, क्या भारत विश्व गुरु बनेगा? बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। बने रहिए हमारे चैनल सक्सेस मेनिया पर। चलिए स्टार्ट करते हैं G20 फॉर्मेशन से। G20 इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20s। इसको इंटर गवर्नमेंटल फोरम बोलते हैं, अंतर सरकारीय मंच, जिसमें बहुत सारे सरकारों के बीच का एक मंच है, जिसमें बहुत सारे सरकारें 20 सरकारें जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, 20 सरकारें। और बहुत सारे चीज़ें इसमें एक गेस्ट के रूप में भी लोग आते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत बड़ा मंच है। देखिए, सबसे पहले इसकी ज़रूरत कब पड़ी थी? इसकी इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना जो है 26 सितंबर 1999 को हुई थी। तो 99 को हुई थी। आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई, एक एशियन वित्तीय क्राइसिस आया था, उसके बाद इसकी ज़रूरत महसूस हुई। तो इसमें 19 कंट्री और एक यूरोपीय यूनियन मिल करके, इसके मेंबर्स हैं, मिल करके इन्होंने एक 26 सितंबर 1999 को एक G20 की स्थापना किया। इसका बेसिकली मोटो क्या है, कैसे क्या है, ये आगे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जब स्टार्टिंग ये इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, वित्त मंत्री और गवर्नर, और आरबीआई जैसे होता है ना कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों के गवर्नर्स का एक सम्मेलन हुआ था। फिर धीरे 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 जब ये 2008 आया तो एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई। 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट आया। उसके बाद इसकी अहमियत और बढ़ गई G20 की, जिसके लेवल्स को बढ़ा करके हेड ऑफ गवर्नमेंटल लेवल्स फोरम कर दिया गया। अब इसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शिरकत करने लगे हैं। प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति या राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट करने लगे। ठीक है, तो अब इतना बड़ा फोरम बन गया। इसी की अहमियत को देखते हुए 2009 में प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन डिजाइन किया गया, नामित किया गया इसको। प्रीमियर फोरम बहुत ही ऊंची क्लास का फोरम है, जहां पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक सहयोग बन रहा है इस G20 के माध्यम से। ठीक है, ये रहा बेसिक। अब देखते हैं इसके मेंबर्स। देखिए, मेंबर्स में 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन है। मेंबरशिप में क्या है, G20 जो ग्रुप ऑफ 20 है, उसमें 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन। 19 कंट्रीज में क्या क्या है, कौन कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, द यूनाइटेड किंगडम, शॉर्ट में यूके बोलते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स को शॉर्ट में यूएस बोलते हैं, और एक यूरोपीय यूनियन। आपको पता है कि पिछले जो 17वां समिट हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। वहीं पे एक वीडियो करके थे उनके प्राइम मिनिस्टर्स, जिसको भारत को मशाल सौंपे थे अगली आगवानी का। स्पेन कंट्री जो है एक यूरोपियन कंट्री है, जिसको परमानेंट गेस्ट के तौर पर इनवाइटेड किया जाता है। ठीक है, किया गया है। अब इसकी अहमियत इससे पता चलती है कि पूरे दुनिया के जीडीपी का 85% जीडीपी जो है ये G20 देता है।
अब समझ, चाइना, रसिया और यूएस, इंडिया, ये बड़ी इकोनॉमी है, जर्मनी, इंग्लैंड, तो पूरी पूरी दुनिया का 85% जीडीपी एक सिर्फ 20%, 20 कंट्रीज देते हैं, जिसमें 19 कंट्री की यूरोपियन यूनियन है। और वर्ल्ड ट्रेड का, पूरा दुनिया के व्यापार का लगभग 75% से ज़्यादा व्यापार जो है इस G20 करता है। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 2/3 पॉपुलेशन G20 समाहित करता है, दो तिहाई। और जो लैंड एरिया, दुनिया का लैंड, जो जमीन है दुनिया का, आप पता है ना 75% पानी है जितने बचा हुआ है, उसका 60% लैंड एरिया कवर करता है G20 की हमें बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। पूरे दुनिया के ट्रेड का 75% से ज़्यादा ट्रेड G20 करता है। ग्लोबल जीडीपी का 85% ये कवर करता है। पॉपुलेशन 2/3 पॉपुलेशन, बहुत ही ज़्यादा लोग कवर इस G20 में आते हैं, होते हैं। और 60% लैंड एरिया कवर होता है। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है। बेसिकली G20 का एम जब बनाया गया तो आपको ये पहले बता दिया गया कि हमेशा एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसकी अहमियत बढ़ जाएगी। तो इसका मेन क्या, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये मेजर इश्यूज क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी, दुनिया की अर्थव्यवस्था को बेहतर करना, इसका मेन उद्देश्य। एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को बेहतर करना G20 का मेन उद्देश्य है। फोकस क्या है, फोकस माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज है, व्यापक आर्थिक मुद्दे, जिसमें क्या क्या आते हैं, ट्रेड, व्यापार आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, एक सस्टेनेबल, एक सतत विकास, कंटिन्यूअस विकास होता है, सतत विकास, हेल्थ, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, कृषि, एनर्जी, ऊर्जा, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, फाइट अगेंस्ट करप्शन से भी लड़ने के लिए G20 तत्पर है। तो ये रहे बेसिक G20 के बारे में। आप इसको दोबारा आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं G20 इंडिया में समिट जो हो रहा है उसके क्या मायने हैं और भारत को क्या इससे फायदा होने वाले हैं और भारत क्यों इतना बेकरारी दिखा रहा है G20 को लेकर के। देखिए G20 इंडिया, अब हम पहले समिट के बारे में अब आपको बेसिक चीज़ बताते हैं कि ये G20 जो समिट होने वाला है मेन, ये 9 और 10 सितंबर 2023 को होने वाला है, जिस 18वां समिट है। और इसका लोकेशन जो है भारत मंडपम, जो भी हाल ही में अभी देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अभी इसके उद्घाटन किए हैं। प्रगति मैदान में नया भारत मंडपम बना है, जिसकी चेयरपर्सन्स जो कंट्री ऑर्गेनाइज करती है उसकी वही अध्यक्षता करता है। इसमें मेन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। और थीम, भारत ने इस अध्यक्षता में थीम क्या रखा है, वसुधैव कुटुंबकम। मतलब होता है, ये संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम है, एक परिवार, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, OEF, वन फैमिली, अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया एक परिवार के रूप में है। भारत कितनी बेहतरीन थीम है और हमारे देश की ये विविधता ही है जो पूरी दुनिया को एक मानने के लिए बेकरार है। चलिए अब इस में भारत की प्रायोरिटी क्या है, हम आपको बात करेंगे कि भारत की प्रायोरिटी 6 हैं। ठीक है, जैसे पहला है ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज और लाइफ का फुल फॉर्म होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसको बहुत ही मोदी जी ने बहुत ज़्यादा सराहा था लाइफ को। दूसरा है एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ, त्वरित, समावेशी और लचीला विकास। एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDG जो है, ठीक है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2015 में लक्ष्य रखा गया था, 15 साल का टारगेट है 2030 तक का, उसमें बहुत तेजी लाना है। चौथा है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तकनीकी बदलाव, क्या है, तकनीकी बदलाव परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर। पांचवा है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के बहुपक्षीय संस्थान। और छठा है वीमेन लेड डेवलपमेंट, महिला नेतृत्व वाला विकास। भारत के ये 5-6 प्रायोरिटी हैं जिस पे भारत काम करने को आतुर है। और देखते हैं आप, चलिए पहला है ग्रीन डेवलपमेंट। देखिए, इंडिया फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज, इंडिया क्लाइमेट चेंज पे बेसिस फोकस है। भारत का ध्यान जलवायु परिवर्तन पर है। मैं बेसिक में हिंदी में समझा देता हूँ आपको कि मैं एक बार हिंदी पढ़ करके, India's focus on climate changes with a particular emphasis on climate finance and technology, as well as ensuring just energy transitions for developing countries। मतलब ये है कि भारत का जो मेन फोकस है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लाइमेट चेंज पे, जिसमें जलवायु वित्त और तकनीकी पर विशेष जोर दिया गया देता है भारत। ठीक है, साथ ही साथ उसने विकासशील देशों के लिए उचित ऊर्जा परिवर्तन सुनिश्चित किया गया है, वो कर रहा है। भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें एनर्जी परिवर्तन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइफ मूवमेंट, एक लाइफ मूवमेंट है जिसका फुल फॉर्म होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। जो हम लाइफ स्टाइल में जो बदलाव करें वो किसके लिए, पर्यावरण के लिए करें, पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। विच प्रमोट्स इन्वायरमेंटली कॉन्साइंस प्रैक्टिसेस एंड इज बेस्ड ऑन इंडिया सस्टेनेबल ट्रेडिशंस। जो लाइफ आंदोलन का परिचय क्या है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं को बढ़ावा देता है। और भारत की अस्थायी परंपरा क्या है, सस्टेनेबल ट्रेडिशंस हैं पर आधारित होना चाहिए। तो भारत की जो सस्टेनेबल ट्रेडिशन पर आधारित हो, जो भारत की इन्वायरमेंटल कॉन्शियस प्रैक्टिस, ठीक है, पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं को प्रमोट करता हो। ये लाइफ मूवमेंट चलाया गया था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, दूसरा है एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव रेजिलिएंट ग्रोथ, त्वरित समावेशी और लचीला। त्वरित माने बहुत फास्ट, समावेशी होता है जिसमें हर चीज को इंक्लूड किया जाए, और लचीला तो रेजिलिएंट। फोकस ऑन एरियाज दैट हैव द पोटेंशियल टू ब्रिंग स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, संरचनात्मक परिवर्तन, इंक्लूडिंग सपोर्टिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, MSME को भी ग्लोबल ट्रेड में MSME को भी प्रमोट करना है। प्रोमोटिंग लेबर राइट्स, बोल रहा है कि जो लेबर राइट्स और उसके वेलफेयर्स को भी हमको प्रमोट करना है। जो श्रम अधिकार हैं, लेबर के अधिकार हैं और उनके कल्याण के बारे में भी हमको बात करना है कि ग्रोथ तो तेजी से हो रहा है, ग्रोथ तो हो, पर छोटे उद्यमी जो हैं उन पे भी हम उसको सपोर्ट करें। और साथ ही साथ जो लेबर है, वो लेबर वर्क फोर्स है, उसके कल्याण के बारे में सोचें, उसके अधिकार के बारे में भी हमको सोचना होगा। हम सिर्फ अंधे दौड़ते नहीं रहेंगे अंधा होकर, जिसमें किसी को कुचलते चले जाए, नहीं, हमें लेबर फोर्स को भी ध्यान रखना है, उसके वेलफेयर के बारे में। एड्रेसिंग द ग्लोबल स्किल्स गैप, जो ग्लोबल वैश्विक जो स्किल्स गैप है, कहीं स्किल्स बहुत ज़्यादा है, कहीं कि ना आप देखेंगे कि साउथ कोरिया में 96% स्किल्स हैं और आप इंडिया में बहुत कम है। तो जो इस गैप्स को, उस पर भी बात करेगा भारत। और बिल्डिंग इंक्लूसिव एग्रीकल्चर वैल्यू चेन एंड फूड सिस्टम्स, हम एक क्या है, समावेशी कृषि मूल्य, दुनिया का जो कृषि वैल्यू मूल्य है उस पे, और उसकी प्रणालियों, खाद्य श्रृंखला और खाद्य प्रणालियों पर भी हम खाद्य प्रणालियों का भी निर्माण करना शामिल है। तीसरा है एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2015 में
2015 में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तैयार किए गए, जिसका उद्देश्य 2030 एजेंडा, जिसमें जितने भी लक्ष्य हैं 2030 तक प्राप्त करने का टारगेट बनाया गया। Recommitment to achieving the targets set out in the 2030 agenda for sustainable development। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक 2030 एजेंडा तैयार किया गया, with a particular focus on addressing the impact of COVID-19 pandemic। कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए इस पे कुछ विशेष फोकस किया गया, ताकि हम कैसे इस महामारी के प्रभाव को कम करते हुए इस SDG के लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। चौथा है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशनल एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। प्रमोशन ऑफ ए ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। हम टेक्नोलॉजी को चेंज तो कर रहे हैं, तो उसका सेंटर में कौन होगा? ह्यूमन होगा, ना कि मशीन होगा। टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज नॉलेज शेयरिंग इन एरियाज सच एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड टेक enabled development in sectors such as the agriculture and education। प्रौद्योगिकी के प्रति मानव केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सक्षम विकास जैसे क्षेत्रों में ज्ञान साझाकरण की बात करते हैं। हम एग्रीकल्चर और एजुकेशन से संबंधित जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें भी हम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे और हम उससे संबंधित ज्ञान साझाकरण करेंगे। ठीक है। पांचवा है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरी, एफर्ट्स टू रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म एंड क्रिएट अ मोर अकाउंटेबल। बात करता है कि बहुभाषा, बहु पक्षवाद, मल्टीलैटरलिज्म, बहुपक्षवाद में सुधार लाने और एक अधिक जवाबदेह और मोर अकाउंटेबल, इंक्लूसिव, समावेशी एंड रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल सिस्टम्स, एक प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाने का प्रयास किया जाएगा। दैट इज फिट फॉर एड्रेसिंग 21st सेंचुरी चैलेंज, जो कि 21st सेंचुरी के चैलेंज को से निपटने के लिए उपयुक्त हो। तो हम एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जो दुनिया के सबके लिए 21वीं सेंचुरी के जो 21st सेंचुरी में जो भी चैलेंजेस आएंगे उससे निपटने के लिए तैयार हो, एक अकाउंटेबल हो, जवाबदेह हो, समावेशी हो और हर चीज चुनौती से लड़ने में सक्षम भी हो। छठा है वीमेन लेड डेवलपमेंट। देखिए, emphasis on inclusive growth, समावेशी विकास, समावेशी inclusive growth and development with a focus on women empowerment and representation in order to boost socio-economic development, जो सामाजिक आर्थिक विकास और SDG के अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने पे समावेशी वृद्धि और विकास को पर जोर देंगे। हम चाहते हैं कि इस तरह से वृद्धि और विकास हो जिसमें महिलाओं का बहुत ज्यादा योगदान हो, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बढ़े सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और SDG में। SDG में बेसिकली क्या है? टीबी खत्म करना है, गरीबी खत्म करना है, बहुत सारी चीजें से गोल्स हैं। जब आप SDG पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो अब देखिए, भारत अपने कुछ उपलब्धियों का प्रदर्शन करेगा, जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स। भारत के आधार, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, कोविन ऐप्स जो कोरोना टाइम आता है, डिजी लॉकर्स,
भारत ने बहुत सारे जगह यूपीआई को भी लॉन्च कर दिया है। भारत जो आधार, यूपीआई, कोविन और डिजी लॉकर है, बहुत दुनिया में बहुत तारीफ की गई है, तारीफ की गई। तो भारत चाहता है कि इन G20 देशों में हम इसका भी प्रदर्शन करें, जो डिजिटल, ताकि भारत जो है किस तरह से एक डिजिटाइज होता चला जा रहा होगा, जिसमें करप्शन के चांसेस कम होते चले जा रहे हैं। बेसिकली जो फाइट अगेंस्ट करप्शन है, इसका मेन मोटो है। तो करप्शन को खत्म करने के लिए भारत बहुत ही आतुर है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ना ऑनलाइन सिस्टम में, सरकारी संस्थाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हम डिजिटाइज करते चले जा रहे हैं, ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम हो, ताकि सिस्टम एक ढंग से काम करे, ताकि पक्षपात, भेदभाव दूर हो सके। तो भारत एक बहुत ही बड़ा मोटो लेकर के G20 को आयोजित कर रहा है, जिसमें भारत की ताकत को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें, विदेशी निवेश आने की संभावनाएं हैं, और निवेश आती है जिससे बहुत, जब पैसा आएगा तो बहुत उद्योग लगेगा, बहुत उद्योग लगेंगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार होंगे। जब रोजगार क्रिएट होगा तो नीड्स क्रिएट होंगे, ज़रूरतें क्रिएट होंगी, ज़रूरतें क्रिएट होंगी तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ उत्पादन करेंगी, जिससे एक मार्केट हम बहुत तेज़ी से आगे दुनिया की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बेसिकली एक रोजगार के साधन बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, जिससे मार्केट में डिमांड आएगी तो सप्लाई के लिए बहुत सारे चीज़ हम फैक्ट्री खोलेंगे, ओपन करेंगे, और एक हम बेहतर भविष्य G20 के माध्यम से हम देख रहे हैं। तो इस तरह से भारत कुछ और चीज़ों पे भी जोर दे रहा है, जिसे भारत डेब्ट सस्टेनेबिलिटी पे, भारत क्या ऋण स्थिरता, डेब्ट सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट फाइनेंस एंड ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे IMF, WF में सुधार पर भी आम सहमति बनाने पर जोर दे रहा है, इसमें सुधार होने चाहिए। तो इस तरह से भारत एक विकसित भारत का सपना देख रहा है, जो 2047 तक भारत जो सपना देखा है विकसित होने का, उसकी कड़ी में एक G20 इंडिया भी शामिल होने जा रहा है। बस आप G20 की सफलता के बस प्रे करिए, ताकि देश हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जाए और वाकई 2047 तक विकसित भारत बन सके। थैंक यू, शुक्रिया।